हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मानंद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर। आज मैं आपके सामने क्लास 11th का चैप्टर 5 लेजिस्लेचर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में एक थिंकर हुए हैं मोंटेस्क्यू। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में भी ये एक बहुत बड़ा इशू रहा था कि पावर किस तरह से उसको स्प्रेड किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉस। उस लॉस के अंदर उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर, जो लॉन्ग टर्म में आज तक वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे पहले, डेमोक्रेसी से पहले, जैसे कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मोनार्किकल सिस्टम था। मोनार्किकल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर जो पावर्स थी वो पावर सेंट्रलाइज थी इन अ सिंगल पर्सन, दैट वाज किंग। वो ही एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करता था, वो ही लॉ मेकिंग का काम करता था, और जब कहीं कोई कंप्लेंट आई तो वही पनिशमेंट दे दिया करता था। सारी की सारी पावर एक ही आदमी की आती। पावर मेक्स मैन करप्ट, ऐसा हमारे इसमें बोला जाता है। पावर मेक मैन करप्ट्स, और ऐसा प्रूव भी हुआ। चाहे वो लुइस 16 फ्रांस की बात करें, चाहे वो जार्ज निकोलस रशिया की बात करें, उसी कॉन्टेक्स्ट में जब इस तरीके के थिंकर्स हमारे सामने आते हैं, चाहे वो जॉन लॉक की बात हम करें जो डिवाइन राइट को डिनाई करते हैं, चाहे हम रूसो की बात करें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और यहाँ हम फिर मोंटेस्क्यू की बात करते हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ पावर में मोंटेस्क्यू साफ साफ बोलते हैं कि पावर शुड बी डिवाइड among three sections, among three institutions: executive, legislature and judiciary. तो क्लास 11th का ये चैप्टर है हमारा, स्पेशल फोकस हमारा लेजिस्लेचर पे, जो कि एक पब्लिक इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, बट इट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, बिकॉज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर comes from the public, come through the election process which decided by the public. It is based on the universal electoral franchise. पब्लिक वोट डालती है, अपने अपने एरिया से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके लेजिस्लेचर के अंदर भेजती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में लेजिस्लेचर का इस तरीके से पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाना, पब्लिक का उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होना, ये किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे लेजिस्लेचर है उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसके क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं इलेक्शन के। साइड बाय साइड हम लेजिस्लेचर के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से वो लेजिस्लेचर के फंक्शंस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का रोल प्ले करते हैं, उस चीज़ पे हम लोग देखेंगे। साइड बाय साइड इसमें जो हमारा जो कवरिंग एरिया होगा उसमें हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी पावर्स क्या हैं, और डिफरेंट तरीके के लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। लॉ प्रोसीजर्स क्या हैं, पॉलिसी या एक्ट या बिल जिस तरह से बनते हैं उसका क्या क्या हम प्रोसेस उसमें फॉलो करते हैं। And then second most important point of legislature is that how the parliament controls the executive and vice versa, कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। दोनों पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। देन सेकंड इसमें इसके अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस करेंगे।
कि लेजिस्लेचर अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है, हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इट्ससेल्फ। तो ये हमारा एरिया होगा इस चैप्टर के अंदर जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में हम डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। मोस्टली सभी कंट्रीज के अंदर आज डेमोक्रेसी है, और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर एक पब्लिक इलेक्टेड बॉडी चाहिए। इसको हम चाहे ड्यूमा बोलें, चाहे हम इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलें, चाहे हम इसको पार्लियामेंट बोलें। डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके की टर्म्स यूज की जाती हैं। हम इसको पार्लियामेंट बोल रहे हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है, इसके ड्यूटीज़, इसके फंक्शंस देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट रोल कितना है। एक लेमैन की तरह अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इमीडिएटली वो बच्चा बोल देगा हमसे कि इट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट सिर्फ नॉट मेयर द लॉ मेकिंग बॉडी, उससे कुछ ज़्यादा है। ये सिर्फ लॉ मेकिंग का ही काम नहीं करती है, लेकिन ये जो है इट इज़ लेजिस्लेचर इज द मेन सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रोसेस। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका मेन सेंटर जो है वो हमारी लेजिस्लेचर है, वो हमारी पार्लियामेंट है। जब ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हम देखते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट का अगर आप टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट अगर पार्लियामेंट का सेशन का आप देखेंगे तो लेजिस्लेचर इट इज पैक्ड विद कंप्लीटली द एक्शंस, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, यूनानिमिटी, कंसर्न एंड कोऑपरेशन ऑल्सो। ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमें एक लेजिस्लेचर के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। ऐसा गवर्नमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव टेलीकास्ट कभी आप देखते होंगे तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ वहाँ पे वो नजर आएगी। As it is the main center of all the democratic process, that's why we need efficient and effective representative. जब हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, तो उसके अंदर जाने वाले, उसके अंदर बैठने वाले हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिनको हम एमपी कहते हैं, वो एफिशिएंट होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए और विजिलेंट भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं कि वी आर रूलिंग, the representative elected by us, they are making policies on the behalf of the people. पहले वाली बात नहीं है। पहले गौतम बुद्धा के टाइम में गण परिषद हुआ करती थी, अशोक के टाइम में कुछ गण परिषद हुआ करती थी। जैसे आप लोकल गवर्नमेंट पे आज एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्राम सभा का। ग्राम सभा का एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं कि एक गांव के अंदर 18 साल से बड़े लोग जितने भी हैं एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक स्कूल में बैठ गए या किसी पंचायत घर में बैठ गए। वहाँ पर बैठ करके वो उस गांव से संबंधित पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, यानी एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ती चली गई, एरियाज़ बढ़ते चले गए, उसके बेसिस पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं था एक जगह इकट्ठा होना। एक रिप्रेजेंटेटिव का फार्मूला निकला कि हम इतने लोगों के बेसिस पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर हम भेजेंगे। तो इंडिया में जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मोस्टली 15 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में एक एमपी लोकसभा के अंदर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर जो डिबेट होती है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जो किसी भी कंट्री का यानी इंडिया का अगर हम देखते हैं तो ये इट इज़ अ ओपन फोरम ऑफ डिबेट, इट्स अ हाईएस्ट बॉडी ऑफ डिबेट। इससे बड़ा कोई डिबेट का प्लेटफॉर्म हमारे पास में नहीं है। वहाँ पे जो डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, बड़े डीप में जाकर के होती है, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाता है। रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, एक्सपर्ट्स हैं, और फिर उसके बाद पॉलिसी प्लान बनती है। चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे सीटिंग्स कितनी भी हों, पूरा थोड़ा स्टडी होने के बाद में हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। तो इट इज़ ओपन फोरम ऑफ डिबेट ऑल्सो। पार्लियामेंट के पास में गवर्नमेंट को एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उस वही पॉलिटिकल पार्टी या कोalition गवर्नमेंट बना सकता है जिसकी मेजॉरिटी लेजिस्लेचर के अंदर होगी। तो गवर्नमेंट को चूज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। साइड बाय साइड ये कुछ लोगों को डिसमिस करने का भी रोल प्ले करती है। ये इतनी सारी जब ड्यूटी इसके लिए असाइंड हैं,
तो ये जो हमारा टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, दैट्स व्हाई वी नीड द पार्लियामेंट, बिकॉज इट्स प्ले ऑल दीज इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द डेमोक्रेसी, जो मैंने अभी आपको एक सामने एक्सप्लेन किया। सो अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको अगर ब्रीफ में बताऊँ, ये सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, लॉ मेकिंग तो करती है जो इसका मेन बेसिक फंक्शन है। उसके अलावा जो है ये जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर स्टेज है, सेंटर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी भी ये रोल प्ले करती है। पूरे एक्शंस जिसके अंदर देखे जाते हैं हमको, चाहे वो डिबेट है, डिस्कशन है, वॉकआउट्स है, और चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे वो दूसरे और तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए हमें इफेक्टिव एफिशिएंट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए, इलेक्शंस में हमें विजिलेंट रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम लोग जो देखते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी का भी रोल प्ले करती है, कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को लेकर के। देन इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की कंसेप्ट निकल के आती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो भेजते हैं। और ये ओपन डिबेट फोरम भी है, हाइजेस्ट डिबेट फोरम भी है इंडिया का, और गवर्नमेंट को चूज़ करने का रोल प्ले कर रहा है, डिसमिस करने का रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जब पार्लियामेंट हमारी रोल प्ले कर रही है, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक पार्लियामेंट का होना। इसके बगैर आप डेमोक्रेसी को आप एक तरह से प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। दैट्स वाई वी नीड द पार्लियामेंट, बिकॉज इट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। वाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आता है कि वर्ल्ड की कुछ कंट्री हैं जहाँ पर ये यूनिक कैमरल है, कहीं पे ये बाई कैमरल है। इंडिया के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। इसके 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स जिसको बोलते हैं, एंड लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। सो इसमें जो यूनिक कैमरल और बाई कैमरल की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिक कैमरल मतलब कि एक हाउस, सिंगल हाउस, राइट, एंड बाई कैमरल मीन 2 हाउसेस। अब ये कि बाई कैमरल कहाँ पे देखने को मिलता है? बाई कैमरल ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जहाँ पे लार्ज साइज कंट्री है, बिग साइज कंट्रीज है, मल्टी कल्चरलिज्म है, जहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री, यहाँ पे बाई कैमरल होना बहुत जरूरी है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट देने के लिए, डिफरेंट सेक्शंस को कवर करने के लिए, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। एंड ये तो एक मेन फार्मूला इसका है ही है। सेकेंड ये कि अगर ये बाई कैमरल है तो हम किसी भी पॉइंट को रिकन्सिडर कर सकते हैं। एक बार डिबेट डिस्कशन एक हाउस में होगा, देन इट विल गो टू अदर हाउस, तो डबल चेक हो गया, रिकन्सिडरेशन का चांस मिल जाता है, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे बाई कैमरल के हमारे काफ़ी बेनिफिट नजर आते हैं। अब सेम प्रोसेस हमारा स्टेट्स की अगर हम देखते हैं, स्टेट असेंबली के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट असेंबली को ये परमिशन देता है कि वो चाहे तो अपने यहाँ पर अपनी असेंबली को यूनिकैमरल रख सकते हैं, चाहे तो वो उसको बाई कैमरल रख सकते हैं। तो इंडिया में आपकी बुक के अंदर जो 103 पर जो आपका मैप दे रखा है, उन स्टेट्स के बारे में आपको क्लियरली बताया गया है कि आपके इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर बाई कैमरल है, कहाँ कहाँ पर यूनिकैमरल है। तो बाई कैमरल स्टेट्स में अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो 7 स्टेट्स थे पहले, अब इसमें से जम्मू कश्मीर हट गया है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी उसमें आ गया है। इसके अलावा बिहार है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो जो हमारी जो मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि बाई कैमरल हाउसेस के जो इंपॉर्टेंस है, जिसका जो चीज़ें आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की कि किस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और किस तरीके से डबल चेक का काम कर रहा है, और किस तरीके से ये रिकन्सिडरेशन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो है ये स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो बाई कैमरल बनाए या वो यूनिकैमरल रहे। अब हम बात करते हैं अपने पार्लियामेंट के राज्यसभा की। राज्यसभा जैसे कि मैंने बताया काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं, और इसकी टोटल जो मेंबरशिप है 250 है, 250। इसमें से 230 तो स्टेट से इलेक्ट होकर के आते हैं, स्टेट की असेंबलीज जो हमारे एमएलएज हैं स्टेट असेंबलीज में, वो इसके इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो इलेक्ट करके राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को भेजते हैं। और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे ये 250 का हमारे डाटा बनता है। अब ये 250 का जो डाटा है, इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 238 इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं और 12 मेंबर्स वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेशन के थ्रू आ रहे हैं, राइट।
तो ये डाटा आप देख लें, इसका आप देखेंगे कि 238 जो पब्लिक स्टेट असेंबलीज के थ्रू इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, वो सभी स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग सीट्स हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो स्टेट जैसे दिल्ली है, 3 मेंबर्स यहाँ से राज्यसभा के लिए जाते हैं। सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, ये छोटे स्टेट हैं, तो ये एक एक मेंबर भेज रहे हैं। और जो बड़े स्टेट हैं, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 31 वहाँ से हमारे राज्यसभा के मेंबर आ रहे हैं। और इसके तरीके से अगर आप बिहार को देखते हैं तो 16 मेंबर्स आ रहे हैं वहाँ से। और इस तरह से महाराष्ट्र को अगर देखते हैं तो 19 मेंबर्स आ रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो स्टेट की पॉपुलेशन, स्टेट के साइज के अकॉर्डिंग हमने राज्यसभा की सीट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। इसमें हमने स्टेट के साइज, उसकी पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे वेटेज दिया है। फार्मूला सीट्स अलोकेशन का हमने ये रखा है। वर्ल्ड के अंदर जो है कहीं कहीं पर हमें ये मतलब कि सिमेट्रिकल नज़र आता है। इसी में भी हम 2 तरीके की बात कर सकते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो हमारे यहाँ पर जो है असिमेट्रिकल फार्मूला है, जिसमें हमने स्टेट की पॉपुलेशन और उसके साइज के अकॉर्डिंग सीट्स को अलग अलग तरीके से अलोकेट किया। अमेरिका के सेनेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो बिल्कुल कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, लेकिन सभी स्टेट्स से 2-2 मेंबर्स सेनेट के इलेक्ट होकर के आते हैं। तो 50 हैं तो वहाँ पे 100 मेंबर्स उसके इलेक्ट होकर के आ जाते हैं। सिमेट्रिकल हो गया, सभी स्टेट्स को इक्वल चांसेस उन्होंने दे दिया। लेकिन इसमें नुकसान हो जाता है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कि जो स्टेट छोटा है वहाँ से भी 2 आ रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट है जहाँ पे 17 करोड़ की पॉपुलेशन है वहाँ से भी 2 ही आ रहे हैं। तो नो, हमने इसका अलग से फार्मूला निकाला कि हम साइज एंड पॉपुलेशन को वेटेज देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम राज्यसभा की सीट्स को रखेंगे। तो कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो टोटल 250 सीट्स हो गई, 238 इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, और 12 members president of India on the basis of their achievement in the field of literature, arts, social services and science, इस फील्ड से बिलोंग करने वाले लोग, उनको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफर देते हैं कि आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी, आप जैसा क्वालिफाइड आदमी कंट्री के डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करना चाहिए और आप हमारे राज्यसभा के अंदर आके बैठिए। ज़्यादातर ऐसे वो लोगों को लाया जाता है जो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं फंसना चाहते हैं, कैंपेनिंग करना, ऑल दीज थिंग्स, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ऑफर करते हैं कि आप आइए, बैठिए और कंट्री के डेवलपमेंट में अपने जो कॉस्टली आर्गूमेंट्स हैं उनको आप दीजिए और डेवलपमेंट में रोल प्ले कीजिए। तो ये हमारी कंपोजिशन थी। इसमें देखेंगे, इसमें राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा कभी अनएंडिंग मतलब मीन्स कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा ये हाउस में चलती रहती है। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद में चेंज होते रहते हैं। जिनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स की, उनका इलेक्शन करा लिया जाता है और फिर दोबारा से ये उसमें रहता है। तो जैसे कि लोकसभा तो डिजोल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा हमारी कंटिन्यू प्रोसेस में रहती है। तो जब कोई इमरजेंसी का कोई मैटर आता है, कोई अर्जेंसी का कोई मैटर आता है, तो फौरन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का हाउस बुलवा करके और उससे प्रपोजल को पास करवा सकते हैं, बिल पॉलिसी को पास करवा सकते हैं। तो ये हमारी राज्यसभा की कंपोजिशन थी जो मैंने आपके सामने रखी। 6 ईयर्स के लिए आते हैं ये सुनते हैं, और स्टेट वाइज अलग अलग इसकी सीट्स हैं। टोटल कंपोजिशन मैंने आपको बताई थी, ये सब चीज़। अब हम बात करते हैं लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो टोटल 552 हो सकती है मैक्सिमम, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा है। इसमें से 530 जो हैं वो हमारे जो हैं स्टेट से आ रहे हैं, और 20 जो मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं, और +2 एंग्लो इंडियन। अगर कोई एंग्लो इंडियन अगर कोई इलेक्ट होकर के नहीं आया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई एंग्लो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर हमारी लोकसभा में नहीं है, तो किन्हीं एनी 2 एंग्लो इंडियंस को वो उसमें नॉमिनेट कर सकते हो। तो इस तरह से टोटल 552 की हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। लेकिन प्रेजेंट जो हमारी जो आज की जो वो है, इसमें लोकसभा की जो मेंबर्स उसमें जो इलेक्शंस हुए हैं वो 543 पर हुए हैं। एज पर 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग हमने 543 सीट्स उसमें रखी हुई हैं जिस पे इलेक्शन होता है। अब इन 543 सीट्स में से जिस पॉलिटिकल पार्टी को या कोalition को मेजोरिटी मिल जाती है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करता है। और मेजोरिटी का फार्मूला क्या है? वही कि जितनी सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है उसका 50% +1। तो प्रेजेंट इसमें 273 हमारा बनता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अकेले चाहे वो कोalition के थ्रू, अगर इतना डाटा वो अवेल कर देती है तो वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये हमारा लोकसभा का था। लोकसभा के अंदर 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव 5 साल के इलेक्ट होकर के आता है, और इसमें जो है इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स की एज चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स की एज चाहिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। और लोकसभा हमारी पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है। इसमें जिनकी एज 18 साल है इंडिया के अंदर, वो 18 साल से ऊपर के सभी लोग
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हुए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू लोकसभा का या हमारी स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये लोकसभा का कंपोजिशन मैंने आपको बताया। लोकसभा 5 साल तक काम करती है, उसके बाद में ये प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर इसको डिसोल्व कर दिया जाता है और फिर उसके बाद विदिन 6 मंथ इसके इलेक्शन कराने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन अलग से हमारी बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। तो आज मैंने आपको जो है ये लेजिस्लेचर का जो पार्ट 1 है मेरा, उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि लेजिस्लेचर का मीनिंग आपको बताया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। मैंने इसके आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस को देखते हुए कोई भी हम ये समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि सारी पॉलिटिकल प्रोसेस का ये मेन सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि हमारे जो पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं वो बाइकैमरल क्यों हैं, 2 हाउसेस क्यों हैं, यूनिकैमरल हमने क्यों नहीं रखा, बाइकैमरल हमने क्यों रखा, ये मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरिज्म है, इसलिए हमने लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेस हमने इसके अंदर रखे थे। और फिर मैंने आपको राज्यसभा की कंपोजिशन बताई कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने साल के लिए उसमें इलेक्शन होता है, किस तरह से उनका प्रोसेस है, किस तरह से रोल प्ले करती है। फिर मैंने आपको लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने साल के लिए इलेक्शन होते हैं उसके, किस तरह से वो काम करती है, ये सब चीज़ें मैंने बताई। अगली क्लास में आपको इससे आगे के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।